हेलो नमस्कार गुड इवनिंग सभी जुड़े हुए प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर सभी जुड़े हुए प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज का आपका अपना जो चैनल है उस पर मैं तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम यहां चर्चा करेंगे आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के, कुछ एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो हमारे सवाल है उन पर चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में। तो दीपावली की इस पूर्व पावन संध्या पर सबसे पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके लिए ये त्यौहार एक नई उमंग और नई खुशियाँ लेकर के आए और आने वाली जो कृषि पर्यवेक्षक की जो भर्ती है उसमें आप एक नए जोश, नए उमंग और उत्साह के साथ अपनी तैयारी को शुरू करें ताकि आने वाली दिवाली आपकी और भी शानदार हो। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन में कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के। आइएगा, सवाल है हमारी स्क्रीन पर, ये रहा। गन्ने की फसल में रेटूनिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? यह फसल की कौन सी विशेषता को प्रभावित करती है? रेटूनिंग जो है प्रक्रिया क्यों की जाती है और ये कौन सी विशेषता है जिसको प्रभावित करती है, ये ध्यान रखना आपको। वाई इज द प्रोसेस ऑफ रेटूनिंग डन इन शुगर कैन क्रॉप? विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रॉप डज इट अफेक्ट? फसल का स्वाद बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द टेस्ट ऑफ द क्रॉप, नई रोपाई से बचने के लिए व पुनः उत्पादन के लिए, टू अवॉइड न्यू प्लांटिंग एंड फॉर रिप्रोडक्शन, कीट नियंत्रण के लिए, फॉर पेस्ट कंट्रोल और उपज को कम करने के लिए। रेटूनिंग है क्या और आखिरकार क्यों किया जाता है? सवाल यह है कि क्यों किया जाता है, आगे वाला सवाल नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। गन्ने की फसल में रेटूनिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है, तो सवाल तो एक प्रकार से यही खत्म हो गया। अब आगे करें, यह फसल की कौन सी विशेषता को प्रभावित करती है। तो देखिएगा, गन्ने में अगर हम बात करते हैं तो गन्ना में एक होती है अर्थिंग अप। क्या होती है बेटा? अर्थिंग अप। और अर्थिंग अप में क्या होता है? गन्ने को एक प्रकार से सहारा देने के लिए तने के नीचे की ओर मिट्टी चढ़ाना। अब यहां हमारे पास एक चीज है, वो है रेटूनिंग। ठीक है, रेटूनिंग। और जब हम रेटूनिंग की बात करते हैं तो रेटूनिंग होता क्या है? मुख्य फसल से उत्पादन लेने के बाद उसके तने से दोबारा उत्पादन लिया जाना, यानी कि अगली फसल को नहीं बोया जाना गन्ने में। तो ध्यान रखना, तो हम यहां पर कह सकते हैं मुख्य फसल से उत्पादन लेने के बाद उसके तना से दोबारा उत्पादन लेने हेतु तना को, ठीक है, लेने हेतु। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फसल का स्वाद बढ़ाने के लिए, स्वाद से कोई मतलब नहीं है, नई रोपाई से बचने के लिए। तो क्यों? इसलिए करते हैं कि नई रोपाई नहीं करनी पड़ेगी, और पुनः उत्पादन के लिए, ताकि उत्पादन क्या होगा? दोबारा से उत्पादन आपके। तो ये ध्यान रखना आपको। तो बी, ठीक है। हाँ, उत्पादन में जरूर कमी आएगी तो गुणवत्ता भी कम होगी, ये ध्यान रखना। अगला है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। मैच द कॉलम 1 और कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 में कुछ विधियां हैं और कॉलम 2 में उनकी कुछ विशिष्टता है। तो कॉलम 1 और कॉलम 2, कॉलम 1 थाला विधि, कॉलम 2 बॉर्डर पट्टी विधि, अधोभूमि विधि और टाइफून मेथड। गन्ना के लिए महाराष्ट्र में काम में लिया जाता है, रोगों के संक्रमण का खतरा कम हो जाता है, पौधों के बीच की दूरी कम वाली फसलों में काम में लेते हैं। ये अपृष्ठीय जिसको कह सकते हैं, बताइएगा। तो क्या इसका विकल्प हो सकता है? तो यहां देखो टाइफून विधि। तो टाइफून गन्ना महाराष्ट्र में, थाला विधि किस में ली जाती है? फलों में,
और इसके अंतर्गत क्या होता है आपको पता होगा। तो इसमें जैसे ये नाली है, पानी पहले इसमें आएगा इस कूड़ में, फिर यहां पर आएगा। तो यहां पर क्या है, रोगों का संचरण होता है, तो डिजीज का खतरा बढ़ेगा। तो रोगों के संक्रमण का खतरा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दिया। फिर देखिए बॉर्डर पट्टी विधि और अधोभूमि। अब सब सरफेस जिसको कह सकते हैं और बॉर्डर पट्टी विधि। बॉर्डर पट्टी विधि आपकी बेसिन मेथड ही है, लेकिन इसमें लंबी लंबी पट्टियां बनाई जाती है। ठीक है, वैसे तो आंसर आपको पता है, ये आ गया और ये आ गया, लेकिन जो फसलों की जिनकी R/P कम होती है उनमें इसका प्रयोग कर लिया जाता है। और आपके अधोपृष्ठीय को अवपृष्ठीय भी कह देते हैं हम आपके। तो यहां पर विकल्प क्या हो गया हमारा, ए जो है वो राइट आंसर है, ये ध्यान। ठीक है, ए विकल्प हमारा सही आंसर है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो, चावल को प्रोटीन की मात्रा की दृष्टि से कमतर माना जाता है, फिर भी यह एक प्रमुख खाद्य फसल क्यों है, बताइएगा। यानी कि चावल में प्रोटीन, आपको पता है कि अनाजों में सबसे कम प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो अनाजों में सबसे कम प्रोटीन इसी धान में पाई जाती है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो हम अगर बात करें अनाजों में, तो अनाजों में देखो सर्वाधिक प्रोटीन जो होती है अनाजों में, ये अनाजों में सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो अनाजों में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, बाजरे में। तो सबसे कम किस में पाई जाती है, तो सबसे कम पाई जाती है आपके किस में, धान में। ठीक है, फिर भी एक प्रमुख खाद्य, सस्ते बीज, सीड्स आर चीफ, इसकी पैदावार अत्यधिक होती है और यह ऊर्जा का अच्छा सोर्स है, इसका स्वाद अच्छा होता है और यह केवल सिंचित क्षेत्रों में बोया जाता है। आखिरकार धान का, अब इसकी एक विशेषता है धान की, अगर आपसे पूछा जाए कि अनाजों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट, तो अनाजों में सर्वाधिक जो कार्बोहाइड्रेट है वो अनाजों में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाई जाती है, तो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट आपके धान में ही पाई जाती है। ठीक है, राइस में 78% तक कार्बोहाइड्रेट पाया, तो सबसे ज्यादा, इसलिए यह ऊर्जा का अच्छा सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। तो यहां पर देखिएगा हम धान को क्या कहते हैं, चावल भारत का और साथ में एशिया का, तो ये ध्यान रखना, भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल, ये ध्यान रखना आपको। तो क्या है, भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल, भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। उत्पादन आपका जैसे उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर। अगला देखिएगा, उद्यानिकी फसलों में थाला विधि यानी कि बेसिन मेथड्स की तुलना में छल्ला विधि या वल्य रिंग बेसिन मेथड को क्यों प्राथमिकता दी जाती है। इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स व्हाई इज द रिंग बेसिन मेथड प्रीफर्ड ओवर द बेसिन मेथड। यानी कि धान आपके उद्यानिकी में दो विधियां पुराने समय की आपके, थाला, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि थाला विधि, अब ये कहा कि थाला विधि के कंपैरिजन में किसको प्रायोरिटी दी जाती है, आपके वल्य विधि को। किसको देते हैं, वल्य विधि को। इसको रिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रिंग मेथड बोलते हैं। तो यहां अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, जैसे इस प्रकार से पानी जा रहा है आपको आगे, ठीक है, तो डिजीज ट्रांसफर, लेकिन इसमें क्या होता है, ये लो साहब, तो यहां पर ट्रांसफर नहीं होती डिजीज, ये ध्यान रखना, क्योंकि थाला विधि में पानी की बर्बादी अधिक होती है,
क्योंकि थाला विधि में अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है, क्योंकि थाला विधि में पौधों में रोगों के संक्रमण का खतरा ज़्यादा है, क्योंकि छल्ला विधि में पौधों की जड़ों को अधिक हवा प्रदान करती है। तो आपको क्यों प्राथमिकता दी जाती है रिंग मेथड को? क्योंकि थाला विधि में डिजीज का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, ध्यान रखना। तो वो एक से दूसरी में ट्रांसफर होती है, ये ध्यान रखना। तो सी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगला देखो, क्लॉगिंग क्या है और लवणीय जल के कारण होने वाली क्लॉगिंग को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? क्लॉगिंग मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, क्लॉगिंग का मतलब होता है क्लॉग बनना। इसको कहते हैं कि किसी छिद्र युक्त पार्ट से पानी का निकलना, वहां पर वो बंद हो जाए। विशेष रूप से आप ड्रिपर मेथड में देखते हो, ड्रिपर मेथड में होती है क्लॉगिंग होना, यानी कि आपके ड्रिपर्स या इमीटर्स क्या हो जाते हैं, चोक हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो यहां पर हम उसे कह देते हैं कि जो इमीटर्स होते हैं या जो हमारे ड्रिपर्स हैं, ठीक है, उन ड्रिपर्स पर क्या हो जाते हैं, उन पर लवण जमा हो जाते हैं। लवणों का जमा होना ये देखा जाता है वहां पर। तो ये पाइपों का टूटना है जिसे वेल्डिंग से ठीक किया जा सकता है। ये ड्रिपर में शैवाल का जमा होना, ठीक है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर से, ये ध्यान रखना आपके ये जो शैवाल वगैरह होते हैं ना, तो ये क्या होता है आपके अगर देखेंगे तो ये भी लगातार पानी के प्रवाह से आपके जमा हो जाते हैं। तो इनको कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ये ड्रिपर में शैवाल जमा जिसे ब्लीचिंग पाउडर से साफ किया जाता है। तो इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर जो है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। यह ड्रिपर में लवणों और शैवालों को बंद हो जाना और लवणीय क्लॉगिंग को H2SO4 और HCl से नियंत्रित किया जाता है। ये राइजर की लंबाई, तो राइजर पहली चीज ये ध्यान रखना, राइजर जो होता है ना, राइजर पाइप होता है, और ये राइजर जिसको कह सकते हैं फव्वारा विधि में काम में आता है। ठीक, ये कहाँ दिखाई देता है, ये फव्वारा विधि में दिखाई देता है आपको। ठीक है, तो ड्रिपर्स में क्या होता है, साल्ट जमा हो जाता है, शैवाल जमा हो जाते हैं। तो इनको हम विशेष रूप से या तो ब्लीचिंग पाउडर या HCl को प्रायोरिटी दी जाती है, H2SO4 को कम दी जाती है। तो यहाँ पर इसके द्वारा क्या करते हैं, नियंत्रित किया जाता है। क्लॉगिंग का मतलब ध्यान रखना ड्रिपर्स और इमीटर्स का क्लोज होना, बंद होना होता है, ये ध्यान रखना। तो सी इसका क्या है, आपके राइट आंसर है, इसका ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगला, कृषि मौसम पूर्वानुमान में बादलों की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? Which instruments is used to measure the height of clouds in agricultural weather forecasting? सेलोमीटर, हाइग्रोमीटर या एनीमोमीटर? तो यहां पर क्या है, बादलों की हाइट को मापा जा रहा है, ये ध्यान रखना। क्या है, बादलों की हाइट को मापा जा रहा है, आपको ये बताना है कि क्या होगा। एक होता है सेलोमीटर, एक होता है सेलिनोमीटर, तो वो नमक में देखा जाता है। ब्राउनीमीटर भी देखते हैं, हाइड्रोमीटर, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का यूज किया जाता है विंड वेलोसिटी के लिए। किस लिए इसका यूज किया जाता है, विंड वेलोसिटी के लिए। हाइड्रोमीटर जो होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, आपके तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व है। ठीक है, तो आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए, आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर जो होता है ये क्या करता है, तो ये आर्द्रता मापने में, ठीक है, इससे आर्द्रता मापने में प्रयोग करते हैं। और यहां पर ये रहा बादलों के लिए। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, आपके कम्यूलस, निम्बस, ठीक है, आप कई प्रकार के इसको कह सकते हैं। ठीक है, कपासी बादल, पुंज बादल, स्त्री बादल, 3 बादल प्रमुख प्रकार आप देखते हैं। अगला, एक कृषि अधिकारी एक किसान को सुझाव देता है कि वह अपनी भूमि में क्यारी विधि यानी चेक बेसिन मेथड का प्रयोग करे। इस विधि का एक प्रमुख नुकसान क्या है, चेक बेसिन मेथड, क्यारी विधि का। वो कह रहा है कि आपको क्यारी विधि का प्रयोग करना चाहिए। An agricultural officer suggests that a farmer should use the check basin method on his land. What is a major disadvantage of this method? यह अत्यधिक ढाल वाली भूमि के लिए उपयुक्त है।
इसमें पानी की बचत बहुत अधिक होती है, भूमि का एक हिस्सा बुआई के काम नहीं आता और इसमें मजदूरों की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। चेक बेसिन का मतलब है क्यारी विधि। जैसे आपका ये खेत है, तो इस खेत में मान लीजिएगा कि ये हमारा एक धोरा है, फिर ये छोटी छोटी क्यारियां हैं यहाँ पर, तो इसके इधर भी छोटी छोटी क्यारियां होंगी, तो या फिर एक और धोरा, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब ये एक तो क्या होता है, वहां काम में लिया जाए जहां क्यारी में थोड़ा सा ढलान रखा जाता है, लेकिन मेजर लॉस क्या है कि एक बड़ा भूभाग बिना प्रयोग के, कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता उसका, ठीक है, कोई यूज ही नहीं होता उसका, वो देखना है। क्योंकि क्यारी विधि में ये वाला जो भाग है ये ऐसे ही दिखाई देता है, तो इसमें क्या होता है, बुआई का एक हिस्सा बुआई के काम में, तो भूमि का एक हिस्सा जिसको कह सकते क्या नहीं आता, आपकी बुआई के काम में नहीं आता किसी भी प्रकार से, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, तो ये बुआई के काम में नहीं आता है। आगे, कृषि अनुसंधान में पौधों की सूक्ष्म वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? Which instruments is used to measure minute growth in plants in agricultural research? यानी कि पौधे की वृद्धि को मापना कि हाइट कितनी ग्रोथ कर रही है उसके लिए, तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर, हमें पता है कि इंफ्रारेड थर्मोमीटर के माध्यम से हम पौधे की पत्तियों का तापमान मापते हैं। क्या करते हैं इसमें, पौधे की पत्तियों का तापमान, तो पौधे की पत्तियों का तापमान मापा जाता है, ठीक है। अल्टीमीटर, क्रेस्कोग्राफ और विस्कोग्राफ, तो अल्टीमीटर जो होता है हमारा, अल्टीमीटर जो होता है, उस अल्टीमीटर का प्रयोग हम क्या करते हैं, तो अल्टीमीटर आपके किस काम में आएगा, ये ध्यान रखना। अल्टीमीटर जो होता है वो एल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड आपके समुद्र तल से ऊंचाई के सेंस में देखा जाता है। क्रेस्कोग्राफ, ठीक है, तो क्रेस्कोग्राफ पौधे की हाइट के सेंस में देखा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखो, फव्वारा सिंचाई विधि में पाले और लू से पौधों को कैसे बचाया जा सकता है? हाउ कैन द स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम फ्रोस्ट एंड हॉट विंड्स? फव्वारा सिंचाई विधि में पाला और लू से पौधों को कैसे बचाया जाए? पाला और लू से, पानी के छिड़काव से हवा का तापमान बढ़ जाता है, तो फव्वारा सिंचाई में पाले से, तो जब पानी का छिड़काव करते थे हवा का तापमान बढ़ता है, पानी का छिड़काव पौधे के चारों ओर सुरक्षात्मक परत जिसको कह सकते हैं उसका निर्माण करता है। पानी का छिड़काव वातावरण में नमी बढ़ा करके तापमान को नियंत्रित करता है। पानी का छिड़काव पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों प्रदान करता है, तो यहां पर ध्यान। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें, ठीक है, अब होता क्या है, हम अगर यहां पर देखें तो छिड़काव से हवा का तापमान थोड़ी बढ़ता है, पानी का छिड़काव पौधे के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है। जैसे ये आपके पौधे हैं तो आपके क्या होगा, वहां पर नमी बढ़ जाती है, आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और नमी जब बढ़ती है तो तापमान का प्रभाव कम होगा। तो पानी का छिड़काव वातावरण में नमी बढ़ाकर तापमान को नियंत्रित करता है। द वाटर स्प्रे कंट्रोल्स द टेम्परेचर बाय इंक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी इन द एटमोस्फियर। तो यहां पर यह आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अगला, मृदा कटाव यानी कि सोइल इरोजन और उबड़ खाबड़ भूमि के लिए सबसे उपयुक्त सिंचाई की विधि कौन सी है? विच इरिगेशन मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर सोइल इरोजन एंड अनइवन? इसे अनड्यूलेटेड कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अनइवन कह दो या अनड्यूलेटेड, इसे हम अनड्यूलेटेड भी कह देते हैं। तो थाला विधि, प्रवाह विधि, फव्वारा विधि, कूड़। फर्रो विधि जिसको कह सकते हैं विशेष रूप से, जैसे अपन गन्ना है, आपके मक्का है, आपके आलू है, आपके रूट क्रॉप्स है, ठीक है, रूट क्रॉप्स, उनमें देख लेते हैं हम। फव्वारा विधि
प्रवाह विधि और थाला विधि, बेसिन मेथड। तो यहां पर अगर हम देखें तो कौन सी है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। सबसे ज्यादा राजस्थान में ही यूज होता है इसका। ये उत्कर्ष का दिवाली ऑफर आपके लिए 24 अक्टूबर तक ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा। उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, जितने भी एग्रीकल्चर ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उनमें अप टू 90% तक का आपको ऑफ छूट मिलेगा। कुछ चुनिंदा कोर्सों पर आपको मिलेगा यूसी 13 कूपन कोड करने पर 13% की अतिरिक्त छूट। साथ में ही कोर्स की वैलिडिटी अब रहेगी एग्जाम तक। फाइनल सिलेक्शन पर 100% आपके फीस रिफंड, यानी कि फाइनल सिलेक्शन अगर इस कोर्स में कोई विद्यार्थी कोर्स लेता है इस सेल में, और अगर उसका सिलेक्शन होता है तो उनको मिलेगी 100% तक की आपके रिटर्न, जिसको कह सकते हैं उनकी फीस। इसमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम बैच है उसकी स्टैंडर्ड की फीस है 3700 रुपये, और प्राइम की जो फीस है वो है 5400 रुपये। लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम जो बैच है उसकी स्टैंडर्ड की फीस है 3700 रुपये, और प्राइम की जो फीस है वो कितनी है, 5400 रुपये। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो इसके लिए यूसी 13 कूपन कोड जरूर यूज करें। साथ में ही अगर आप देखेंगे तो जेट फाउंडेशन 2.0 बैच, तो स्टैंडर्ड की फीस यहाँ पर है 3800 रुपये, और प्राइम की जो फीस है वो है 5400 रुपये। साथ में ही 12th के साथ जेट, यानी 12th भी है और जेट दोनों का कॉम्बो बैच, तो 12th वाला विद्यार्थी 12th भी कर लेगा और जेट भी कर लेगा। तो स्टैंडर्ड की फीस यहाँ पर 4900 रुपये, और प्राइम की फीस जिसको कह सकते हैं कितनी, 6500 रुपये है। वेटनरी ऑफिसर्स क्रेश कोर्स, तो स्टैंडर्ड की जो फीस है वो कितनी है, 5500 रुपये, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर का पेपर 1 और पेपर 2 का कॉम्बो बैच कितने का है, 7000 रुपये का। तो फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत सुनहरा मौका है इस समय, क्योंकि अच्छी वैकेंसी आई हुई है। आरपीवीटी का जो बैच है फाउंडेशन बैच, स्टैंडर्ड की फीस है 4600 रुपये, और प्राइम की फीस है 6100 रुपये। लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड की फीस है 2800 रुपये, और प्राइम की फीस है 4100 रुपये आपके पास। तो सुनहरा मौका है, इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे, क्योंकि फिर आपके कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी आपके नज़दीक रहेगी एग्जाम, तो आपको मौका नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर निर्मल बैच महापैक, स्टैंडर्ड की जो फीस है इसमें 5000, प्राइम की जो फीस है वो है 7600 रुपये। एग्रीकल्चर मास्टर पास, स्टैंडर्ड की फीस है 5500 रुपये मास्टर पास की। और टेस्ट सीरीज उत्कर्ष ऐप की जो सभी टेस्ट सीरीज पर आपको मिल रहेगी आपको अप टू 90% तक की छूट। तो आप इस टेस्ट सीरीज में भी पार्टिसिपेट करें और अपनी तैयारियों को उत्कृष्ट करें। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को दिवाली के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।